हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग आधुनिक काल को पढ़ रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बतला दिया है कि सबसे पहले मैं भारतेंदु युग पढ़ाऊंगी और प्रश्नों की चर्चा मैंने पहले ही कर दी है। भारतेंदु युग से संबंधित जो मुख्य प्रश्न हैं उनमें से एक है भारतेंदु युग की प्रवृत्तियाँ या विशेषताएँ। तो आज मैं इसी प्रश्न के उत्तर को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो बिना देर किए मैं आज का यह विषय आरंभ करती हूँ। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि मैं हमेशा हर प्रश्न के उत्तर कहिए या विषय से संबंधित जो भी बातें होती हैं उन सारी बातों को मैं लिखकर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। तो आज भी मैंने ऐसा ही किया है। भारतेंदु युग की प्रवृत्तियों को मैं आप लोगों के सामने लिखकर प्रस्तुत कर रही हूँ। देखिए, भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। हिंदी में नवजागरण की नई चेतना की शंख ध्वनि करने वाला युग भारतेंदु युग है। कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से यह युग भारतेंदु युग कहलाया। कवि भारतेंदु जी के साथ साथ इस युग के अन्य कवियों ने देशभक्ति, समाज सुधार, प्रकृति वर्णन, हास्य व्यंग्य को साहित्य में प्रमुख स्थान दिया। इस युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो हिंदी में नवजागरण यानी नई चेतना की शंख को बजाने वाले कौन थे? भारतेंदु जी। वे इस युग के प्रतिनिधि कवि हैं। यही कारण है कि इस युग का नाम उन्हीं के नाम से भारतेंदु युग रखा गया। भारतेंदु जी और उनके साथ साथ जो अन्य कवि थे उन सभी कवियों के काव्य में जो विशेषताएं हमें देखने को मिलती है उनमें समाज सुधार, देशभक्ति, राष्ट्रीय चेतना, हास्य व्यंग्य इत्यादि हैं। तो भारतेंदु युग की क्या प्रवृत्तियां हैं उसे अब देखते हैं। तो पहला क्या है देख लीजिए। तो पहला है प्राचीनता तथा नवीनता का समन्वय। यानी एक तरफ प्राचीनता को भी अपनाया गया, दूसरी तरफ नवीनता को भी आग्रह के साथ अपनाया गया है। यानी दोनों के बीच एक सामंजस्य या समन्वय की चेष्टा इस युग में की गई है। भारतेंदु युगीन साहित्य की यह विशेषता है कि एक तरफ इस युग के कवियों ने श्रृंगार और भक्ति की प्रवृत्तियों और परंपराओं का निर्वाह किया, वहीं दूसरी तरफ नवीनता अर्थात भाव, भाषा, छंद की दृष्टि से नवीनता को भी अपनाया है। यानी एक तरफ इन कवियों ने प्राचीन परंपराओं को भी अपनाया, इसके साथ ही साथ भाव, भाषा, छंद की दृष्टि से भी नवीनता को भी आग्रह के साथ अपनाया है। इस युग के कवियों ने भक्तिकालीन कवियों की भांति पद रचना और लीला गान किया है, रीतिकालीन कवियों की तरह नक्सिक वर्णन किया है। तो प्राचीन परंपराओं में इन्होंने क्या अपनाया है? पहला है भक्तिकालीन कवियों की भांति पद रचना और लीला गान, दूसरा है रीतिकालीन कवियों की तरह नक्सिक वर्णन। कवि भारतेंदु जी द्वारा रचित भक्तिपूर्ण पद उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत है। तो क्या है देखिए। ब्रज की लता पता मोहि कीजय, गोपी पद पंकज पावन कीरज, जामय सिर भीजय, आवत जात कुंज की गलियन, रूप सुधा निज पीजे। तो यहाँ पर मैंने एक उदाहरण आप लोगों को लिखकर बतलाया है। परीक्षा में भी आप उदाहरण अवश्य लिखेंगे। दूसरा, देशभक्ति और राजभक्ति। भारतेंदु युग में उस समय की जैसी राजनीति थी उसी के अनुरूप देशभक्ति और राजभक्ति साथ साथ चलती दिखाई देती है। तो हम सभी जानते हैं कि जो भारतेंदु युग है वो जो समय था उस समय भारतवर्ष में अंग्रेजों का शासनकाल था। तो भारतेंदु युग के कवियों ने सीधे सीधे अंग्रेज का विरोध नहीं किया है, उन्होंने अंग्रेजों के प्रति अपनी राजभक्ति भी दिखाई है। तो इसके साथ ही साथ अंग्रेजों के प्रति विद्रोह को भी व्यक्त किया है। किस तरह से देखिए। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, इस पंक्ति में उन्होंने अंग्रेजों के प्रति राजभक्ति को दर्शाया है। पै धन विदेश चली जात यही अति ख्वारी, और इस पंक्ति में उन्होंने ब्रिटिश सरकार के प्रति आक्रोश को व्यक्त किया है कि अंग्रेजी साम्राज्य में, ब्रिटिश साम्राज्य में क्या है, हर तरह की सुख सुविधा है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे भारतवर्ष का सारा धन जो है धीरे धीरे करके कहाँ चला जा रहा है? इंग्लैंड चला जा रहा है। हमारे देश को आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर बनाया जा रहा है, खोखला बना दिया जा रहा है। तो इस तरह से भारतेंदु युग के कवियों ने अंग्रेजों के प्रति राजभक्ति अगर दिखाई है
तो अपने देश के प्रति जो उनके मन में सम्मान है, प्रेम है, उस भावना को भी अभिव्यक्त किया है। अंग्रेजों के प्रति आक्रोश को भी व्यक्त किया है। यहाँ पर अंग्रेजी राज के प्रति रोष और तोष दोनों की ही अभिव्यक्ति है। भारतेंदु जी ने भारत की दीनहीन दशा का चित्र प्रस्तुत किया है। देखिए क्या है, आवहु सब मिली रोबहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। बाल मुकुंद गुप्त जी ने भारत में रहने वाले निवासियों के आपसी फूट के विनाशकारी परिणाम को निम्न पंक्तियों में प्रस्तुत किया है। क्या है देखिए, लरी लरी आपनो बाहुबल खोयो कृपा निधान, आप मिटे तो हूँ नहीं मिटी लरन की बात। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने उदाहरण हैं, 3 उदाहरण हैं। तो आप परीक्षा में कम से कम 1 या 2 उदाहरण अवश्य लिखें। तीसरा क्या है देखिए, जन जीवन का चित्रण यानी जनवादी विचारधारा। तो आप यहाँ पर समझ सक रहे हैं कि जन जीवन यानी जनता का जीवन, लोगों का जीवन, यानी लोगों के जीवन का भी इन कवियों ने मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया है। हमारे देश के लोग एकता और संगठन के अभाव में ही आज गुलाम बने हुए हैं। तो इन सारी बातों को इन कवियों ने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। भारतेंदु कालीन कविता में राजनीतिक स्वाधीनता के साथ साथ एकता, समानता व भाईचारे की भावना, सामाजिक कुरीतियों और धर्माडंबर, धनियों की स्वार्थ लोलुपता, जनता के शोषण का चित्रण किया गया है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के शब्दों में भारतेंदु युग की जनवादी भावना उसके समाज सुधार में निहित है। भारतेंदु जी की कविता में छुआछूत के अशुभ प्रचार का दुख भरा संकेत दिखाई देता है। बहुत हमने फैलाए धर्म, बढ़ाया छुआछूत का क्रम। ठीक इसी प्रकार प्रताप नारायण मिश्र जी ने लिखा है, बाल ब्याह की रीति मिटायो रहे, लाली मुँह छाए, विधवा विलय पे नित धेनु कटे, कोई लागत हाय गोहार नहीं। वे भी बाल विवाह और विधवा के दुख से दुखी हैं। यानी भारतेंदु युग में इन कवियों ने क्या किया, समाज में फैली हुई जो कुरीतियाँ थी, धर्माडंबर थे, उनका जो है इन्होंने विरोध किया है। अर्थात इन सारी समस्याओं का चित्रण उन्होंने अपने साहित्य में किया, अपने काव्य में किया है, ताकि लोग जो है इन समस्याओं से परिचित होकर इनके खिलाफ जो है अपनी आवाज़ उठाए, वे जागृत हो सके, उनमें भी नवजागरण आए और वे समाज की कुरीतियों को दूर कर सकें। चौथा देखिए, श्रृंगार वर्णन। भारतेंदु युग में रीति परिपाटी पर अनेक कविताएं लिखी गई जिसमें श्रृंगार की भावना मिलती है, जैसा कि देव और पद्माकर की कविताओं में दृष्टिगत होता है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि इस युग में क्या देखते हैं, प्राचीनता के साथ नवीनता का समन्वय। तो प्राचीनता क्या थी, रीतिकालीन नक्शिक वर्णन। रीतिकालीन परिपाटी में इन कवियों ने क्या क्या श्रृंगार वर्णन किया है, जैसा कि हम पद्माकर और देव की कविताओं में भी देखते हैं। तो उदाहरण क्या है देखिए, चंद्रावली की प्रेमपूर्ण अवस्था का चित्रण, तेरे नैन मूर्ति प्यारे की बसत ताही, आरसी में रैन दिन देखिबो करत है। प्रेम की पराकाष्ठा का एक चित्र देखिए, क्या है देखिए, जिन आँखिन में तुम रूप बसियो, उन आँखिन सौ अब देखिबो का। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि रीतिकालीन परिपाटी में जो श्रृंगार वर्णन हुआ था, ठीक उसी तरह की परंपरा को भारतेंदु युग के कवियों ने भी अपनाया है। पांचवा देखिए, ब्रिटिश सत्ता के प्रति व्यंग्य यानी हास्य व्यंग्य का समावेश। भारतेंदु युग के प्राय सभी कवियों जैसे स्वयं भारतेंदु जी, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन आदि की कविताओं में हास्य व्यंग्य का प्रयोग मिलता है। यानी इन कवियों ने अपनी रचनाओं में हास्य और व्यंग्य का समावेश किया है। तो आप हास्य से आप हंसी अर्थ में ले सकते हैं, लेकिन व्यंग्य कब होता है, जब हम किसी पर कटाक्ष करते हैं। तो इन कवियों ने अंग्रेजों पर कटाक्ष किया, समाज की कुरीतियों पर कटाक्ष किया है, और इसका चित्रण जो है इनके साहित्य में दिखाई देता है। भारतेंदु जी ने ब्रिटिश सत्ता के प्रति व्यंग्य करते हुए लिखा है। देखिए क्या लिखा है, भीतर भीतर सब रस चूसे, बाहर से तन मन धन लूटे, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। तो यहाँ पर भारतेंदु जी ने किस पर व्यंग्य किया है, अंग्रेज पर व्यंग्य किया है, कि बड़े हंस हंस कर हम भारतीयों को लूट रहे हैं, यहाँ का खजाना कहाँ ले जा रहे हैं, अपने देश ले जा रहे हैं। छठा देखिए, ब्रजभाषा के साथ साथ खड़ी बोली का विकास। भारतेंदु युग की भाषा मुख्य रूप से ब्रजभाषा ही रही है। गद्य में खड़ी बोली को स्वीकृति मिली, अर्थात खड़ी बोली में रचनाएं लिखी गई, परंतु वह काफ़ी नीरस रही। प्रेमधन जी की कविता का एक उदाहरण देखें,
हमें जो हैं चाहते निभाते हैं प्रेम धन, उन दिलदारों से ही मेल मिला लेते हैं। तो भारतेंदु युग की विशेषता रही है कि ब्रज भाषा इस युग की मुख्य भाषा के रूप में, काव्य भाषा के रूप में रही, लेकिन इसके साथ ही साथ इस युग के कवियों ने, रचनाकारों ने खड़ी बोली को भी अपनाया और दोनों ही भाषा में इस युग में रचनाएं लिखी गई है। भले ही खड़ी बोली में लिखी हुई रचनाएं थोड़ी नीरस हो, लेकिन ब्रज भाषा के साथ साथ खड़ी बोली को भी साहित्य में अपनाया गया। 7वां छंद। भारतेंदु युग में परंपरा से चले आ रहे छंदों का ही प्रयोग दिखाई पड़ता है। दोहा, कवित, सवैया, छप्पई, रोला जैसे प्राचीन छंदों के साथ साथ कजली, ठुमरी, कहरवा, गजल, होली, बिरहा, लावनी आदि लोक छंदों को विशेष महत्व दिया गया। इन छंदों के माध्यम से जातीय संगीत का गांव-गांव प्रचार किया गया। तो छंद के क्षेत्र में भी हम लोग देखते हैं कि इन युग के कवियों ने क्या किया, परंपरा से चले आ रहे जो छंद हैं उनका ही अधिकांशतः प्रयोग किया है। तो यहाँ पर मैंने भारतेंदु युग की 7 प्रवृत्तियों की चर्चा की है। यदि परीक्षा में आपसे 10 अंक का प्रश्न पूछा जाए कि भारतेंदु युग की विशेषताओं को लिखें, तो आप ये सातों का सातों पॉइंट जरूर लिखें। परंतु यदि कभी किसी परीक्षा में भारतेंदु युग की प्रवृत्तियाँ जो प्रश्न है ये 5 नंबर का हो, तो आप 7 पॉइंट ना लिखें, आप इसमें से 1-2 पॉइंट कम करके ही लिखें, क्योंकि वहाँ इतना ज़्यादा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। परीक्षा में जो प्रश्न दिए जाते हैं वो कितने मार्क्स का है, इस पर ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। तो मार्क्स को ध्यान में रख करके अपने उत्तर को एक नियत समय के अंदर लिखने की कोशिश करें। तो उम्मीद करती हूँ कि भारतेंदु युग की प्रवृत्तियों को मैंने जिस तरह से लिखकर आप लोगों को बतलाया है, यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर जरूर करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तो भारतेंदु जी का साहित्यिक परिचय को लेकर मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।